हेलो बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 2 का जो सीरीज़ था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उसका लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं। कौन सा? लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है आप पीछे के तीनों लेक्चर देखे होंगे तो आपको इस वाले में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप पहले 1 से लेकर 3 तक लेक्चर देख के आ जाएँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि सिविल डिसोबीडियंस क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। उम्मीद है सब चीज़ सही आ रहा होगा फ्रेम में। अब देखिए, पिछले लेक्चर में सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट हो गया था। कैसे? हमने पढ़ा था वो साल्ट मार्च। क्या पढ़ा था? साल्ट मार्च। हमने साल्ट मार्च पढ़ा था तो हमको ये पता लग गया था कि साल्ट मार्च जब डांडी पे जाके ख़त्म हुआ तो वहाँ से हमने इनडायरेक्टली अंग्रेज़ों का नियम तोड़ा, और नियम तोड़ने वाले मूवमेंट का नाम क्या पड़ गया? सिविल डिसोबीडियंस। कि हम आपकी आज्ञा का पालन अब नहीं करेंगे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या हो गया था? स्टार्ट। अब देखिए, अब इससे आगे की स्टोरी इस लेक्चर में। उम्मीद है यहाँ तक आपकी कहानी एकदम स्टोरी एकदम सही तरीके से दिमाग में फिट करते जाइए। स्टोरी फिट रहता है तो बहुत ही आसानी से बिना किसी डाउट के हमें लिखते वक्त जब आएगा बड़ा आंसर लिखने के लिए तो उस वक्त आपका रटा हुआ ज्ञान थोड़ा भी काम नहीं आएगा। उस वक्त रटा हुआ ज्ञान थोड़ा भी काम नहीं आएगा। उस वक्त काम क्या आएगा? पूरा का पूरा ये जो स्टोरी फिट है वही। देखिए, सिविल डिसोबीडियंस तो स्टार्ट हो गया। इसके बाद हुआ क्या? सिविल डिसोबीडियंस के कारण जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पूरी तरह क्या हो गई थी? गुस्से में। क्या आ गई थी? गुस्से में। या बोलिए वो डर रही थी। क्या हो रही थी? डर रही थी। इससे उसमें बचने के लिए गांधी जी के सबसे प्रिय साथी उस समय के थे वो थे गफ्फार खान। कौन थे? गफ्फार खान। इनको क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। गांधी जी के सबसे खतरनाक जो सबसे बड़े साथी थे गफ्फार खान को क्या कर लिया? अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट कर लिया मतलब उनको जेल में लेके चले गए। बस ध्यान से सुनते रहिए आगे। गफ्फार खान को अरेस्ट करने के बाद बहुत ज़्यादा लोग रोड पे उतर आए और ज़्यादा क्या होने लगा? वॉयलेंस फैल गया। मतलब बहुत ज़्यादा क्या होने लगी? अब अहिंसा फैल गया। लोग सड़कों पे उतर आए। अंग्रेजी सरकार से जो पुलिस ऑफिसर थे उनसे क्या होने लगती थी? लड़ाई हो रही थी, बहुत ज़्यादा फाइट हो रही थी। तो कुल मिला के कहने का माहौल मतलब ये है कि पूरे देश में वायलेंस एकदम चरम सीमा पर फैल चुका था। पूरे देश में जो वायलेंस था वो अपने चरम सीमा पे फैल चुका था। अच्छा, ध्यान से सुनिए। अब इसी बीच हुआ क्या? गांधी जी भी अरेस्ट कर लिए गए। गांधी जी भी क्या हो गए? अरेस्ट हो गए। गांधी जी क्या हो गए? अरेस्ट हो गए। ये इस खबर ज़्यादातर बुकों में चाहे ऐसे भी सोचेंगे तो एक समय के लिए लगता है कि ये अफवाह होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गांधी जी अरेस्ट हुए थे, जिसके चक्कर में जिसके वजह से जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो क्या हो गए? सड़कों पर आ गए। क्या हो गए? सड़कों पर आ गए। सड़कों पर आने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा क्या कर दिए? वायलेंस कर दिए। पूरे पुलिस थाना को फूंकने लगे, पुलिस चौकी को फूंकने लगे, सब सरकारी बिल्डिंगों को आग लगाने लगे। तो ऐसा ये सब माहौल कब बना था? जस्ट ये जो जितना भी माहौल मैं बता रहा हूँ ये सब जस्ट साल्ट मार्च के बाद हुआ था। ये सब क्यों हुआ था? साल्ट मार्च का इम्पैक्ट था। तो ये भी आपसे पूछे थे व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ साल्ट मार्च। तो ये साल्ट मार्च का इम्पैक्ट। अच्छा, साल्ट मार्च क्यों बोला जाता है? क्योंकि साल्ट वाला जो इवेंट था वो मार्च के महीने में हुआ था। अब सुनिए, इसके बाद गांधी जी को कुछ दिनों में अरेस्ट करके छोड़ दिया गया था। गांधी जी ज़्यादा दिन तक 1-2 दिन के अंदर ही छूट गए थे, लेकिन गफ्फार खान अब भी अंदर ही थे। जिस वजह से गांधी जी ने इरविन के साथ एक मीटिंग करने का फिक्स, मतलब गांधी जी मीटिंग करने के लिए क्या हो गया? गांधी और इरविन का आपस में मीटिंग क्या हो गया? फिक्स हो गया, जिसे हम गांधी इरविन पैक्ट भी बोलते हैं। गांधी इरविन मीटिंग क्या हो गया? फिक्स हो गया मतलब कि अब हाँ होगा। इससे पहले गांधी जी मना कर देते थे, लेकिन इस बार उनकी मजबूरी थी क्योंकि उनके सबसे साथी गफ्फार खान क्या हो चुके थे? अरेस्ट हो गए थे। तो इस चीज़ से निपटने के लिए गांधी जी ने मीटिंग के लिए क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। मीटिंग फिक्स करने के बाद इस इवेंट को हम जानते हैं गांधी इरविन पैक्ट। किस नाम से? गांधी इरविन पैक्ट, मतलब गांधी इरविन समझौता के लिए ये मीटिंग हुई। अब सुनिए, इसके बाद क्या हुआ? ये कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने ये समझौता मीटिंग तैयार कर लिया। फिर जब मीटिंग हुआ तो गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग के लिए गांधी जी ने जब मीटिंग के बाद मीटिंग के बाद क्या हुआ? अब इसके बाद क्या हुई? मीटिंग
मीटिंग के बाद सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग जो कहाँ होने वाला था, लंदन में, गांधी जी उसमें भी जाने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग, गांधी जी उसमें भी जाने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। गांधी जी उसमें भी जाने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। जिसका इम्पैक्ट ये हुआ कि गांधी जी अब देखिए यहाँ तक स्टोरी आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए गांधी जी दिसंबर 1931 में, दिसंबर 1931 में, उम्मीद है फ्रेम में सब चीज़ आ रहा होगा। देखिए गांधी जी दिसंबर 1931 में कहाँ चले गए, ये सेकेंड मीटिंग होने वाली थी लंदन में, तो गांधी जी कहाँ रवाना हो गए, लंदन को निकल गए। गांधी जी कहाँ निकल गए, लंदन को निकल गए। लेकिन जब वो वापस लौटे तो देश के हालात बदल चुके थे। देश में क्या क्या हो चुके थे, तो देखिए जो गफ्फार खान को उन्होंने पहले छुड़वाया था, गफ्फार खान, साथ में जवाहरलाल नेहरू, JLN से मैं किसे बता रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी लोग कहाँ थे, तो जेल के अंदर थे। मतलब अंग्रेजी सरकार ने क्या कर दिया था, एक प्रकार का गेम खेल दिया कि गांधी को पहले देश से दूर भगाओ, फिर क्या करो, अपना नियम लगाओ। तो गांधी जी जैसे ही गए थे लंदन, आते ही उनका क्या हुआ, उनको पता लगा कि गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, ये सभी लोग कहाँ हैं, जेल में हैं। सभी लोग कहाँ हैं, जेल में हैं। साथ में उन्हें एक और खबर निकली, INC मतलब कांग्रेस पार्टी को, जो उस समय इकलौती भारत की पार्टी थी, इसे क्या इलीगल घोषित कर दिया गया था। क्या घोषित हो गई थी, इलीगल। अच्छा ये सब हम पढ़ क्या रहे हैं, इवेंट आफ्टर साल्ट मार्च। साल्ट मार्च का इम्पैक्ट क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इसमें कुछ कुछ छोटे टर्म भी हैं, लेकिन ओवरऑल एक बड़ी स्टोरी आपको याद होनी चाहिए। अब हुआ क्या, दिसंबर 1931 में जब गांधी जी लंदन गए तो जो देश का हालात बदल गए। देश के हालात कैसे बदले, गांधी जी के जाते ही अंग्रेजी शासन ने जफर खान और जवाहरलाल नेहरू को जेल के अंदर बंद कर दिया, और INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कर दिया, इलीगल साबित कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया कि अब ये पार्टी क्या है, इलीगल है। क्या है, इलीगल है। अब गांधी जी जब वापस लौटे तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो बोलता है कि असमंजस की अवस्था में, मतलब ना उन्हें हाँ करने का मन था, ना उनका ना करने का मन था, फिर भी उन्होंने सिविल डिसओबेलियंस, ओबेलियंस मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबेलियंस मूवमेंट क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। क्या कर दिया, स्टार्ट। ना गांधी जी ने हाँ कहना चाहते थे ना, लेकिन फिर भी उन्होंने मजबूरी में क्या किया, सिविल डिसओबेलियंस मूवमेंट को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अभी यहाँ तक की स्टोरी समझिए एक बार दोबारा फिर से, पूरा एकदम डिटेल्ड। आप कहानी की तरफ आपको मैं और सजेस्ट कर सकता हूँ, आप लीड लगा के देखें, और एक बार वीडियो देख ले तो दोबारा भले देखें, आप नोट्स बना लें, लेकिन दोबारा आप एक बार 2x करके ज़रूर सुन लें। आपको कहानी सुन, अगली बार 2-3 बार 2x पे सुन लें, फिर आप इसे 4x भी करके सुन लें, तो आपको आवाज़ उतना ही समझ में कहानी आने लगेगी। अब देखिए हम क्या बता रहे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि साल्ट मार्च मतलब डांडी में जो जाके ख़त्म हुआ। जब डांडी में ख़त्म हुआ तो हमने अंग्रेजों के मना करने के बावजूद भी वहाँ से नमक बनाया, यहाँ से सिविल डिसओबेलियंस मूवमेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। सिविल डिसओबेलियंस मूवमेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब देखिए सिविल डिसओबेलियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसका इम्पैक्ट अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या होने लगा, डर होने लगा कि अब लोग विद्रोह कर रहे हैं। तो उन्होंने गांधी जी के सबसे करीबी दोस्त जाफर खान को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया। अच्छा जाफर खान को अरेस्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन इसके बाद इसका इम्पैक्ट देश पे क्या पड़ा, तो देश के सभी जनता रोड पे उतर गई, मतलब बहुत ज़्यादा अहिंसा फैल गया, वायलेंस फैल गया, पुलिस से लड़ाई करने लगी। इसके चलते गांधी जी को भी अरेस्ट करना पड़ा। गांधी जी के अरेस्ट करने के बाद जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर थे कानपुर के, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल वर्कर की बात हमारी हिस्ट्री में की जाती थी, इंडस्ट्रियल वर्कर कहाँ पे होते थे, कानपुर में। तो कानपुर के इंडस्ट्रियल वर्कर रोड पे उतरे और बहुत ज़्यादा अहिंसा करने लगे। क्या करने लगे, अहिंसा करने लगे, जिसका इम्पैक्ट ये देखा गया कि गांधी जी को मजबूरन इरविन के साथ एक मीटिंग फिक्स करना पड़ा। बार बार वो अंग्रेजों की मीटिंग को टाल देते थे, लेकिन इस बार उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्हें एक मीटिंग फिक्स करना पड़ा। जिसके बाद गांधी इरविन का मीटिंग हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। और गांधी जी ने इस मीटिंग में सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग के लिए भी हाँ बोल दिया कि हाँ वो इसमें शामिल होंगे मीटिंग के बाद। तो ये मीटिंग कब हुई थी, 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने इरविन के साथ मीटिंग किया, जिसे गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। मीटिंग हुआ जिसमें गांधी जी ने हाँ बोल दिया। इसके बाद उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग किया, मतलब सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग जो लंदन में होने वाला था उसके लिए भी हाँ बोल दिया। गांधी जी मीटिंग में गए कब, सेकेंड राउंड टेबल में, लंदन में 1931 में।
दिसंबर 1931 में। जब वो देश में वापस लौटे तो उन्होंने पाया देश के हालात पूर्ण रूप से क्या हो चुके थे, बदल चुके थे। जैसे जाफर खान जी ने उन्हें जेल से छुड़वा के गए थे मीटिंग के बदले, उन्हें दोबारा जेल में डाल दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को भी जेल में डाल दिया गया था। उनकी कांग्रेस को क्या कर दिया गया था, इलीगल घोषित कर दिया गया था। अभी सबको देखते हुए गांधी जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा चालू कर दिया कि हम अंग्रेजों के नियम को दोबारा नहीं मानेंगे। तो गांधी जी ने असमंजस की अवस्था में दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, जिसके आगे की कहानी अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ तक तो था, अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। अब सवाल ये आता है, अब यहाँ से आपकी बुक में भी यूनिट नहीं, जस्ट टॉपिक चेंज हो जाता है कि लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कैसे लिया, हाउ पीपुल फील सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 3.2 करके ये यूनिट होगा। अब देखिए, मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूँ, सुनिए। जहाँ तक बात सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की है, तो गांधी जी इतने ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं, इतने ज़्यादा बंद कर रहे हैं कि लोगों का विश्वास समय के साथ कम होगा। जिनके काम वो नहीं आए और जिनके वो फायदेमंद हुए, वो लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे, वो लोग इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ, सुनिए। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो हुआ क्या, ध्यान से सुनिए। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। एक बार देख लो, फ्रेम में आ रहा है सब चीज़। हाँ देखिए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अब स्टार्ट तो हो गया। अब इसे लोगों ने कैसे लिया, जैसे जहाँ तक बात किया जाए विलेज में, गांव में, तो सुनिए, गांव में जो लैंड ऑनर्स थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, एकदम बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। किसके, अब ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन विलेज, हाउ वाज द इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन विलेज। तो आपका आंसर ये होगा कि विलेज के ऊपर इसका इम्पैक्ट यही था कि जो गांव के बड़े जमींदार थे, जो लैंड ऑनर्स थे, लैंड ऑनर्स मतलब लैंड लॉर्ड्स भी बोल सकते, बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक, मतलब वो ज़मीन के मालिक ही कुछ लोग गाँव में पहले फिक्स होते थे कि इन्हीं के पास बस ज़मीन है, उन्हें हम लैंड ऑनर्स, लैंड लॉर्ड भी बोल सकते हैं। ये लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे थे किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, क्योंकि इन्हें अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। ये चाहते थे कि इनका टैक्स क्या हो जाएगा, इससे लो हो जाएगा, इसलिए इन्होंने इस आंदोलन में क्या किया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लेकिन ठीक इसी के विपरीत दूसरी जगह क्या हुआ, सुनिए। जो स्मॉल फार्मर्स थे, जो छोटे फार्मर्स थे, गांधी जी ने जब पहली बार सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया था तो स्मॉल फार्मर्स का मैंने आपको उम्मीद समझाया था कि क्या था। स्मॉल फार्मर्स की सोच ये थी कि इन्हें लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ज़मीन इनके बीच में क्या कर दी जाएगी, बांट दी जाएगी। ऐसा छोटे लोगों का मानना था, छोटे किसानों का मानना था कि लैंड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लैंड डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाएगा, ठीक है, लेकिन गांधी जी ने क्या किया था, मूवमेंट को रोक दिया था ये चीज़ होने से पहले ही। ऐसा लोग, छोटे किसानों का मानना था कि गांधी जी ने मूवमेंट को, हम लोगों का भी काम हुआ नहीं, उन्होंने आंदोलन को वापस कैसे ले लिया। इस वजह से जो स्मॉल फार्मर्स थे उन्होंने अपोज किया किसका, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का उन्होंने क्या किया, अपोज किया। अपोज करने का मतलब है कि उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अच्छा, कहेंगे कि अपोज तो नहीं किए थे, बस उसमें शामिल नहीं होते, नहीं, उन्होंने अपोज भी किया था। भले ही आपके बुक में कुछ बातें बताई जाती है, कुछ नहीं बताई, क्योंकि ये अपर लेवल की बातें हैं, लेकिन आपको इतनी छोटी सी क्लियरिटी रखनी चाहिए कि छोटे किसानों ने जब साथ नहीं दिया था तो उन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। तो किसानों पे क्या असर था, गाँव के किसानों पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आज तो बोर्ड पे क्लियर ही दिख रही हैं, सभी लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। एक अब ये सीखा जाए कि इंडस्ट्रियलिस्ट पे क्या इसका असर था, इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे क्या, इंडस्ट्रियल वर्कर पे नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट पे क्या इसका अंतर था। देखिए, जहाँ तक बात इंडस्ट्रियलिस्ट की है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको आप एक बार नोट कर लेते ठीक से, ये आप नोट हो जाता, तो इसके बाद आपको यदि नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे पास हर चैप्टर के नोट्स, वो भी वेल PDF फॉर्म में, वेल रिटन हैंड नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से मेरे को बोल सकते हैं। अब सुनिए, अब हमने विलेज में फार्मर्स के ऊपर तो इम्पैक्ट देख लिया, अब सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट इंडस्ट्रियलिस्ट पे क्या था। इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब बड़े बड़े कंपनियों वाले पे, इंडस्ट्रियलिस्ट पे।
इंडस्ट्रियलिस्ट पे क्या इसका इम्पैक्ट था, तो सुनिए। जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, ऐसा बुक में दिया गया है, फर्स्ट, ये आप पढ़ेंगे भी अभी आगे, ग्लोबलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के, वो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद काफ़ी ज़्यादा क्या हो गए थे, रिच हो गए थे, क्योंकि इनका व्यापार बढ़ा था। तो ये लोग भी इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किए। क्यों ये भी पार्टिसिपेट किए, ऐसा क्यों था? क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट इसलिए किया क्योंकि इन्हें लगता था कि अभी जो एक्स्ट्रा टैक्स बहुत ज़्यादा इनसे कौन लेते था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इनका ये मानना था कि यदि मूवमेंट क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, मेरे बातों को ध्यान से सुनिए, यदि मूवमेंट क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, तो इन्हें लगता था कि इनका जो एक्स्ट्रा टैक्स है ये क्या हो जाएगा, ऑफ कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही हो। तो हमें पहले किसानों के थ्रू हमने क्लियर रखा, किसानों के थ्रू हमने क्या रखा, क्लियर रखा कि हमें बड़े किसान क्यों पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसी तरह बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यदि सक्सेस हो गया तो उनका जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो क्या कर दिया जाएगा, ऑफ। अब सुनिए, इसका इम्पैक्ट छोटे जो इसमें वर्कर्स थे उन पे क्या पड़ा। वर्कर्स को लगता था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यदि सक्सेस हो गया तो इनका जो इंडस्ट्रियलिस्ट के जो इंडस्ट्री के मालिक हैं उनकी बातें ज़्यादा ही मानी जाएंगी, मतलब वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, और वर्कर से अब एक्स्ट्रा क्या कराया जाएगा, और वर्क कराया जाएगा, और इनकी सैलरी भी और क्या कर दी जाएगी, लो। इस वजह से जो वर्कर्स थे उन्होंने इसका क्या किया, अपोज किया। अच्छा, अभी तक स्टोरी बहुत क्लियर हो जाएगा इस पॉइंट से कि हम देखेंगे दोनों के समय बस दो लोगों पे इम्पैक्ट ही पड़ना है, एक विलेज में एक फार्मर्स के ऊपर और दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर। तो फार्मर्स के ऊपर ये इम्पैक्ट देखा गया कि बड़े किसानों ने योगदान दिया, उसी तरह इंडस्ट्रियलिस्ट और वर्कर में कौन बड़ा है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट। तो दोनों जगह बड़े लोगों ने साथ दिया, लेकिन जो छोटे स्तर पे काम करने वाले लोग थे, छोटे किसान थे, छोटे वर्कर थे, उन्होंने साथ नहीं दिया। ये तो नॉर्मल सी बात है। जिस चीज़ के लिए जो दो अलग ग्रुप सपोर्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, और ये एक चीज़ के लिए सपोर्ट करेगा तो उसका ये अपोज करेगा, यदि ये सपोर्ट करेगा तो ये उसका अपोज करेगा। ये बातें आपको समझ में तो खुद आनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने अब यूनिट 3 का ऑलमोस्ट अंत पे पहुंच गए। अब बस थोड़ा सा हमें वो भीमराव अम्बेडकर का रोल देख लेना है, उसके बाद ये 3rd यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, और मतलब एक लेक्चर और आएगा, और उसके बाद एक लेक्चर और 4th यूनिट के लिए, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज लेक्चर नंबर 3 था। लेक्चर नंबर 4 में उम्मीद है ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा अंत की ओर चला जाएगा, और लेक्चर नंबर 5 में चैप्टर को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा वीडियो को शेयर ज़रूर करें, नए सब्सक्राइबर ऐड करते रहें और लाइक करते रहें।